ठीक है, मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा, मैंने जवाब दिया। शोशावरी ने थैले में से गेरुए रंग के कपड़े और दूसरी चीज़ें निकाल कर रख दी। इनमें रंग बिरंगे मोतियों की कई मालाएं और एक अदद बीन भी थी, जिसे देखकर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। मैंने तकिए के गिलाफ से साड़ी में लपेटे हुए नोटों के बंडल और जेवरात निकाल कर थैले में डाल दिए और शोशावरी ने सूटकेस में से भी कपड़े निकाल कर थैले में ठोंस दिए। वही थैला मैंने सिराने रख लिया। शोशावरी जब उठकर जाने लगी तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर तो बैठो, मैंने कहा। शोशावरी ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर धम से चारपाई पर गिर गई। शोशावरी सुबह 6 बजे से पहले अपने कमरे में चली गई। मैं चारपाई पर दीवार से टेक लगाए बैठा रहा। आधे घंटे बाद वो दोबारा मेरे कमरे में आ गई। इसने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया और नाश्ते की तैयारी करने लगी। 7:30 बजे यशोधर पार्क में जाने लगा तो मैंने इसे बताया कि मैं भी आज किसी वक्त चला जाऊंगा। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए इसकी मुट्ठी में 200 रुपये भी दे दिए। इसके जाते ही मैं कपड़े बदलने लगा। गेरुए रंग की धोती, इसी रंग का ढीला ढाला लंबा सा कुर्ता और गेरुए ही रंग की पगड़ी जिसमें मखसूस अंदाज में बल दिए हुए थे। कपड़े पहनकर मैंने मालाएं पहन ली, पगड़ी सर पर जमा ली, अपने मैले कपड़े थैले में ठोंसे और थैला कांधे पर लटका कर बीन हाथ में पकड़ ली। बिल्कुल सपेरे लगती हो शोशावरी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। क्वार्टर के पिछवाड़े से निकल जाओ, मैं यशोधर काका को बता दूंगी कि तुम चले गए हो। मैं आज दिन में किसी वक्त अंबर आऊंगी। शोशावरी ने पहले क्वार्टर की पिछली तरफ जाकर सड़क की तरफ देखा और मुझे इशारा कर दिया। मैं इसके करीब से गुजरता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया और जंगले की टूटी हुई सलाखों से निकलकर सड़क पर आ गया और तेज तेज कदम उठाता हुआ एक तरफ चलने लगा। मैं जे पैलेस होटल के करीब से होता हुआ वहां से तकरीबन 1 मील आगे निकल गया। मुझे रेलवे स्टेशन जाना था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इस तरफ कौन सी बस जाती है। मैं देर तक स्टॉप पर खड़ा बसों को देखता रहा। आखिरकार एक आदमी से पूछने के बाद मैं एक बस में सवार हो गया। बस से उतरकर मैं तकरीबन आधा घंटा रेलवे स्टेशन के आसपास घूमता रहा। स्टेशन के सामने ब्लैक कैट कमांडो भी थे और खुफिया वाले भी, जो स्टेशन पर आने वाले लोगों पर निगाह रखे हुए थे। स्टेशन से थोड़े ही फासले पर बैरून शहर जाने वाली बसों का स्टैंड भी था। इस तरफ भी ब्लैक कैट और खुफिया वाले नजर आ रहे थे। एक तरफ कोई मदारी मजमा लगाए हुए था। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा और फिर टूरिज्म वाली बस स्टैंड की तरफ चला गया। यहाँ महकमा सियाहत के डायरेक्टर का दफ्तर था और यहीं से सयाहों के लिए पैकेज ऑपरेट किए जाते थे। यहाँ से अंबर के अलावा बाज़ दूसरे इलाकों को भी बसें जाती थी। सयाहों के अलावा वो आम लोग भी इन बसों में बैठ जाया करते थे। एक बस में चंद मुसाफिर बैठे हुए थे। मैं भी सवार होकर पिछली सीट पर बैठ गया। ये एयर कंडीशन बस थी और इसका आगे की तरफ एक ही दरवाज़ा था, पिछली तरफ दरवाज़ा नहीं था। मैं बिल्कुल आखिरी सीट में कोने में इस तरह बैठ गया कि मेरा थैला दीवार की तरफ दब गया था। अलबत्ता बीन मैंने हाथ में पकड़ रखी थी। बस चलने में भी 15 मिनट बाकी थे और फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स की एक टोली बस में सवार हो गई। वो 12 स्टूडेंट्स थे, जिनमें आधी तादाद लड़कियों की थी। इनमें सिर्फ एक लड़की ऐसी थी जिसने शलवार कमीज पहन रखी थी, किसी ने पैंट शर्ट पहन रखी थी, किसी ने स्कर्ट ब्लाउज। एक लड़की ने नहायत मुख्तसिर निकर और इससे भी ज़्यादा मुख्तसिर ब्लाउज पहन रखा था। लड़के भी अजीबो गरीब हुलियों में थे। किसी के गर्दन तक लंबे बाल थे, किसी ने बर्गर कट बनवा रखे थे और कोई गंजा था। सब के एक एक कान में सोने या चांदी की बाली नजर आ रही थी। ये लोग स्टूडेंट से ज़्यादा सड़क छाप गुंडे लगते थे। उन्होंने बस में घुसते ही हड़बोंग मचा दी। सबसे पहले बैठे हुए लोग घूर घूर कर इन्हें देख रहे थे। मेरे साथ जो लड़की बैठी थी इसने जीन्स और ओपन शर्ट पहन रखी थी। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, सीना आधे से ज़्यादा बरहना हो रहा था। इसके साथ एक लड़का बैठ गया जिसने गालिबन जानबूझकर इस लड़की को दबा रखा था और वो लड़की मेरे ऊपर झुकी हुई थी। इस तरह मैं इस लड़की के बोझ से दबा जा रहा था। यहाँ एक सपेरा भी बैठा हुआ है। लड़की के साथ बैठे हुए एक लड़के ने तकरीबन चीखते हुए कहा, अरे महाराज ज़रा बीन तो बजाओ, इन लड़कियों में एक नागिन भी है, ऐसा रक्स करेगी कि तुम भी कांप उठोगे। मेरे दांत में दर्द है बाया, मैं बीन नहीं बजा सकता। मैंने जबड़े पर हाथ रखते हुए कहा। इस लड़की ने मेरे हाथ से बीन ले ली और बीन बजानी तो नहीं आती थी, लेकिन कुछ बेसुरी सी आवाज़ें निकाल रहा था। निकल वाली लड़की ने उठकर नाचना शुरू कर दिया। बस अब भर चुकी थी। ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठ गया। इसने इंजन स्टार्ट किया ही था कि एक ब्लैक कैट कमांडर बस के दरवाजे में खड़ा हो गया और मुसाफिरों को घूरने लगा। इसकी नज़रें एक लम्हे को मेरे चेहरे पर भी रुकी थी, लेकिन इसी लम्हे निकल वाली लड़की इसके सामने आ गई और इसे बाजू से पकड़कर ऊपर खींचने लगी। आ जाओ ना डियर, यहाँ क्यों खड़े हो? मेरे साथ वाली सीट खाली है, वहाँ आकर बैठ जाओ। ब्लैक कैट कमांडो झीम गया। इसने अपना हाथ छुड़ाया और बस से उतर गया। कंडक्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बस हरकत में आ गई।
लड़कों ने एक बार फिर हड़बोंग शुरू कर दी। वो कोच की सूरत में इंडियन फिल्मी गाने गाने की कोशिश कर रहे थे, मगर सबकी आवाज़ें बेसुरी थी। मेरे पड़ोस में बैठे हुए लड़के ने बेसुरी बीन बजाना शुरू कर दी और निकल वाली लड़की उठकर नाचने लगी। वही लड़की सबसे ज़्यादा चंचल थी। अंबर सिर्फ 11 किलोमीटर के फासले पर ही था, लेकिन जयपुर के पुरहुजूम ट्रैफिक की वजह से शहर से निकलने ही में आधा घंटा लग गया। शहर के आखिरी चौराहे पर एक आरजी चेक पोस्ट बना दी गई थी। यहाँ भी शहर से जाने वाली गाड़ियाँ रोककर चेकिंग की जा रही थी। एक ब्लैक कैट कमांडो ने हमारी बस में भी घुसने की कोशिश की, मगर लड़कियों के हाहू ने इसे भागने पर मजबूर कर दिया। बाकी फासला तय होने में तकरीबन 10 मिनट और लग गए और आखिरकार जब बस अंबर के टूरिज्म के सामने रुकी तो सबसे पहले वो मादर पिदर आज़ाद लड़कियां और लड़के शोर मचाते हुए नीचे उतरे थे। नीचे उतरते ही मैंने बाहर देखा तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। 2, 3, 4 पुलिस वाले थे जो बस से उतरने वाले एक एक मुसाफिर को रोककर पूछगछ कर रहे थे। लड़कियां और लड़के तो शोर मचाते हुए निकल गए, लेकिन दूसरे मुसाफिर इनकी तरह पुलिस वालों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। मैंने बस से उतरकर एक तरफ खिसकना चाहा तो एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। वो ये कहाँ जा रहा है? मैं रुक गया। पुलिस वाला मुझसे तरह तरह के सवाल करता रहा। थैले में क्या है? इसने थैले को ऊपर से टटोलते हुए देखा। कपड़े हैं महाराज, मैंने जवाब दिया। सारमा एक बेगम साहब ने पुराने कपड़े दे दिए थे, काम आवेंगे महाराज। थैला खोलो, पुलिस वाले ने तहुकमाना लहजे में कहा। मेरी रूह फना हो गई। थैला खोलने का मतलब मैं अच्छी तरह समझता था, लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता था। मैंने थैला कांधे से उतार कर ज़मीन पर रख दिया। इसका मुंह एक डोरी से बंधा हुआ था। मैंने डोरी खोल दी। सबसे ऊपर मेरे वो कपड़े रखे हुए थे जो मैंने सुबह उतारे थे। वो खासे मैले कपड़े थे। मैंने बाहर निकाल लिए और इन्हें फैलाकर कांस्टेबल को दिखाने लगा। सारे कपड़े ऐसे ही हैं महाराज, पुराने मैले। चल चल सब कुछ निकाल थैले से। कांस्टेबल ने मेरी बात काट दी और फिर खुद ही थैले में हाथ डाल दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी भी लम्हे मेरा राज फाश हो सकता था। मैंने किनखियों से इधर उधर देखा। मेरे पास अगरचे पिस्तौल मौजूद था, मगर फरार का कोई रास्ता नहीं था। फरार की कोशिश में ये लोग मुझे गोलियों से भून कर रख देते और फिर किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई। कांस्टेबल ने एक और कपड़ा बाहर खींचा कि ठीक है। इसी वक्त पुलिस की एक तेज़ रफ्तार जीप ब्रेकों की तेज़ चिड़चिड़ाहट की आवाज़ के साथ वहाँ कर रुकी। सब लोग इस तरफ मुतवज्जा हो गए। वो कांस्टेबल भी जो मेरे थैले की तलाशी ले रहा था। जीप में एक इंस्पेक्टर और चंद कांस्टेबल थे। वो जीप रुकते ही छलांग लगाकर नीचे उतराए। इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को अपनी तरफ लपकते देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरे थैले की तलाशी लेने वाले कांस्टेबल ने थैले में से निकाला हुआ कपड़ा फेंक कर खट से इंस्पेक्टर को सैल्यूट झाड़ा। यहाँ तुम्हारा इंचार्ज कौन है? इंस्पेक्टर ने पूछा। हवालदार मान सिंह, वो उधर खड़ा है। कांस्टेबल ने कहा। तुम्हारे पास जितने भी आदमी हैं इन्हें इधर जमा कर लो और हेड कांस्टेबल को भी बुलाओ, जल्दी करो। इंस्पेक्टर ने कहा। इतना मिली है कि वो दोनों जयपुर से निकलकर अंबर की तरफ गए हैं। अपने आदमियों को लाओ, हरी अप। जी हुक्म। कांस्टेबल फौरन ही दूसरी तरफ चला गया जहां हेड कांस्टेबल खड़ा था। मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जल्दी से कपड़े थैले में डाले और थैला कांधे से लटका कर खड़ा हो गया। मैं जाऊं हुक्म। मैंने मस्कीन सी सूरत बनाकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने घूर कर मेरी तरफ देखा। वो मेरी तलाश में यहाँ आया था। मैं इसके सामने खड़ा था, मगर इसमें वो बसीरत नहीं थी जो मेरी शनाख्त में इसकी रहनुमाई करती। जाओ, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, इंस्पेक्टर ने गरजदार आवाज़ में कहा। मैंने वहाँ से हटने में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ टूरिज़्म के दफ्तर से ज़रा हटकर एक दरख्त के साए में बैठ गया और कुर्ते की जेब से बेड़ी निकाल कर सुलगाई और हल्के हल्के कश लेने लगा। 1 रुपए की बेड़ियाँ मैंने बस में बैठने से पहले ख़ास तौर पर ख़रीदी थी कि तंबाकू नोशी का आदी नहीं था, लेकिन ज़रूरत के तहत कभी कभार एक आध पैकेट पी लिया करता था। आज चूँकि मैं सपेरे के भेस में था, इसलिए ख़ास तौर पर बेड़ियाँ ख़रीदी थी और इधर उधर फिरने के बजाय मैंने यहाँ बैठने को तरजीह दी थी। पुलिस वालों की नज़रों में रहूँगा तो शुबा नहीं होगा, और वैसे भी मुझे यहाँ नंदनी से मिलना था। वो पुलिस इंस्पेक्टर बड़ा अहमक साबित हुआ था। इसे मेरी और रत्ना की तलाश थी। इसके आने से पहले पुलिस वाले बस से उतरने वालों को चेक कर रहे थे और इसने आती ही ये चेकिंग ख़त्म करा दी थी और पुलिस वालों को इधर उधर दौड़ा दिया था। इसने ये नहीं सोचा था कि इनका मतलूबा आदमी इन लोगों में भी हो सकता है जिन्हें चेक किया जा रहा है। इंस्पेक्टर खुद एक कांस्टेबल के साथ जीप में बैठकर एक तरफ रवाना हो गया। मैं दरख्त के नीचे बैठा बीड़ी के कश लगाता इधर उधर देखता रहा। बस दफ्तर के सामने से हटकर वहाँ से तकरीबन 20 गज दूर स्टैंड पर चली गई, जहाँ पहले भी एक बस खड़ी थी। बस से उतरने वाले कुछ लोग इधर उधर जा चुके थे और कुछ अभी तक वहाँ खड़े थे। इनमें 3-4 औरतें भी थीं। इस बस में हमारे साथ सिर्फ 3 गैर मुल्की सयाह आए थे। एक नौजवान लड़की थी, एक अधेड़ उम्र औरत और एक अधेड़ उम्र आदमी। मेरे ख्याल में मर्द और औरत मियाँ बीवी थे और वो लड़की इनकी बेटी। वो यूरोप के किसी मुल्क के रहने वाले थे।
ऑफिस के बरामदे में गाइड की वर्दी पहने एक भारी भरकम अधेड़ उम्र आदमी खड़ा था और 2-3 मुकामी आदमी इससे कुछ पूछ रहे थे। नंदिनी मुझे अभी तक नजर नहीं आई थी। शोशावली ने अगरचे इसका हुलिया भी बताया था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शनाख्त तो यही थी कि वो गाइड के ड्रेस में होगी। औरतों के लिए गाइड का ड्रेस गुलाबी साड़ी ही था। 15-20 मिनट गुजर गए, बहुत से लोग इधर उधर जा चुके थे, सिर्फ चंद ही लोग वहाँ रह गए थे। तो एक ही यूरोपियन फैमिली थी, बाकी हिंदुस्तानी थे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से था। 5 मर्द थे जिन्होंने पैंट शर्ट वगैरह पहन रखी थी, 3 औरतें थीं और तीनों ने साड़ियाँ पहन रखी थीं। मैंने एक और बीड़ी सुलगाई। अभी चंद ही कश लगाए थे कि गुलाबी साड़ी में मलबूस एक औरत दफ्तर से निकलकर बरामदे में आ गई। इसके दाएं तरफ सीने पर पीतल का एक बैज भी लगा हुआ था। वो यकीनन नंदिनी थी। नंदिनी कुछ देर तक सयाहों से बातें करती रही, फिर करीब खड़े हुए गाइड को हिदायत देने लगी। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो गुप्ता था। गुप्ता सयाहों की पार्टी को लेकर एक तरफ चला गया। मैं अपनी जगह पर बैठा बीड़ी की कश लगाता रहा। नंदिनी कुछ देर तक बरामदे में खड़ी इधर उधर देखती रही। इसने सरसरी सी निगाह से मेरी तरफ भी देखा था, फिर वो अंदर चली गई। अब दफ्तर के आसपास कोई नहीं रहा था। दोनों बस के ड्राइवरों बसों के करीब एक बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। मैंने आखिरी कश लेकर बीड़ी एक तरफ फेंक दी, थैला कंधे पर लटकाया और बेन संभालते 90 तुले कदम उठाते हुए दफ्तर की तरफ चल पड़ा। बरामदे में रुककर मैंने इधर उधर देखा और फिर अंदर दाखिल हो गया। बड़ा सा कमरा था जिसमें थोड़े थोड़े फासले पर 2 मेज़ें लगी हुई थी। दीवारों पर महकमा सयाहत के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। एक हिंदुस्तान का नक्शा और इसके साथ एक राजस्थान का नक्शा आवेजा था। पोस्टरों में अहम तारीखी इमारतें दिखाई गई थी। दाएं तरफ वाली मेज़ के पीछे नंदिनी बैठी हुई थी। वो एक रजिस्टर पर कुछ लिख रही थी। आहट पाकर इसने मेरी तरफ देखा। क्या बात है, तुम अंदर क्यों घुस आए हो? वो मुझे घूरते हुए बोली। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ऐसी जगह भीख मांगना जुर्म है जहाँ गैर मुल्की सयाहों की आमदरफ्त हो? तुम्हें 3 महीने के लिए बंद किया जा सकता है। मैं भिखारी नहीं हूँ बीबी जी, मैंने ठेठ पंजाबी लहजे में कहा। मेरे मुंह से पंजाबी सुनकर वो उछल पड़ी। मुझे शोशावरी ने पहले ही बता दिया था कि वो पटियाला की रहने वाली है। रत्ना का ताल्लुक भी जालंधर से है और मैं भी पंजाब ही का रहने वाला था। ओहो, तो तुम पंजाब के रहने वाले हो और तुम्हें शायद किसी तरह ये पता चल गया है कि मैं भी पंजाब की रहने वाली हूँ, इसलिए पंजाबी बोलकर मुझे मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तुम देख ही चुके हो कि पुलिस को बाज़ खतरनाक मुजरिमों की तलाश है। वो अभी पकड़ धकड़ शुरू कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर सकती हूँ कि तुम्हें पुलिस के हवाले न करूँ। बेहतर होगा कि तुम फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। मैं तो चला जाऊँगा बीबी जी, पर तुम्हारा इस प्रौहनी का क्या होगा जो कल शाम से तुम्हारे घर पर है? क्या वो उछल पड़ी? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं कल शाम को भी यहाँ था? इस औरत को मैंने एक गाइड के साथ आते देखा था जो इसे छोड़कर चली गई थी। वो औरत 1 मिनट वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई, चलने में गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, तो तुम वही हो? हाँ वही हूँ जिसका तुम्हें इंतज़ार था। मैंने इसके बाद पूरी कर दी। ओ नंदिनी के मुंह से गहरा सांस निकल गया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। 1 मिनट मेरे साथ आओ। ये कहते हुए कमरे से निकलकर बरामदे में आ गई। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं वही हूँ जिसका तुम्हें इंतज़ार था? मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, थोड़ी सी अकल मेरी खोपड़ी में भी है, नंदिनी ने जवाब दिया। कल शाम जब शोशावरी लड़की के साथ यहाँ आई थी तो इस वक्त आसपास कोई नहीं था। इन दोनों के बारे में या तो मुझे मालूम है या उसे। अब तुम बहुत अच्छा भेस बदला है तुमने। मैं खिड़की से देख रही थी। बस से निकलते ही एक पुलिस वाले ने तुम्हें रोका भी था, मगर इंस्पेक्टर के आ जाने से तुम्हारी गुलो खलासी हो गई। बहरहाल इस तरफ चलो। इसने दफ्तर की पिछली तरफ इशारा किया। दरख्तों के इस झुंड की परली तरफ एक इमारत थी जिसके चारों तरफ ऊंची 4 दीवारी थी। इस 4 दीवारी के अंदर की तरफ से भी कुछ नजर नहीं आता था और पिछली तरफ भी थोड़े थोड़े फासले पर कुछ नारियल के दरख्त नजर आ रहे थे। मैं दरवाजे के सामने रुक गया। पहले किसी दूर से अंदर झांकने की कोशिश की मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो दरवाज़ा फौरन ही खुल गया। वो रत्ना थी। आइए पधारिए जोगी महाराज, रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। और मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, तुम्हें कैसे पता चल गया कि दस्तक देने वाला मैं हूँ? मुझे नंदिनी ने फ़ोन पर बता दिया था। रत्ना ने कहा, अब अंदर आ जाओ या बाहर ही खड़े रहोगे? मैं अंदर दाखिल हो गया। रत्ना ने दरवाज़ा बंद कर दिया। शोशावरी ने और फिर नंदिनी ने भी मुझे कहा था ये क्वार्टर है, लेकिन ये अच्छा खासा बंगला था। इमारत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मेरे ख्याल में 3-4 कमरे ज़रूर होंगे। चारों तरफ बहुत वसी और ईस्ट कंपाउंड था। इमारत के सामने वाला हिस्सा खूबसूरत लॉन पर मुश्तमिल था। नारियल और ताड़ के कई दरख्त थे
कुछ और कदावर पौधे भी नजर आ रहे थे और फिर 2 हिरणों को देखकर मैं रह गया। वो इमारत की पिछली तरफ एक दूसरे के पीछे भागते हुए आए थे और फिर इस तरफ चले गए। मैं कुछ और आगे बढ़ा तो 2-3 खरगोश भी नजर आ गए, कई मुर्गियां भी नजर आईं। यहाँ तो अच्छा खासा चिड़ियाघर बना हुआ है। मैंने कहा, पिछली तरफ जाओगे तो तुम्हें मोर भी नजर आएंगे। रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, बहरहाल पहले अंदर तो चलो, चिड़ियाघर बाद में देख लेना। हम अंदर आ गए। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। क्वार्टर 4 कमरों पर मुश्तमिल था। एक सिटिंग रूम के तौर पर रास्ता था। राजस्थानी फर्नीचर था जो पाकिस्तान के सिंधी फर्नीचर से मिलता जुलता था। एक कमरा नंदनी के इस्तेमाल में था और दूसरा अब रत्ना के पास था। तीसरे कमरे में कुछ फालतू सामान रखा हुआ था। रत्ना मुझे कमरे दिखाती फिर रही थी। थैला अभी तक मेरे कांधे पर लटका हुआ था। आखिरकार हम रत्ना वाले कमरे में आ गए। मैंने सिटिंग रूम में टेलीफोन रखा हुआ देख लिया था। मुझे समझ में देर नहीं लगी कि ये दफ्तर वाले टेलीफोन की एक्सटेंशन लाइन है और नंदिनी ने इस फ़ोन पर रत्ना को मेरे बारे में बता दिया होगा। यहाँ तक पहुँचने में कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई? रत्ना ने पूछा। शुशावरी ने अक्लमंदी की थी। कल शाम मेरे लिए ये बेन और कपड़े ले गई थी। मैंने जवाब दिया। इनकी वजह से मुझे यहाँ तक आने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। अलबत्ता यहाँ बस पर उतरते ही पुलिस वालों ने पूछगछ शुरू कर दी थी और एक कांस्टेबल तो मेरे थैले की तलाशी भी लेने लगा था। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर इसे तफसील बताने लगा। आखिर में कह रहा था, मुझे हैरत है कि पुलिस को कैसे पता चल गया कि हम अंबर पहुंच चुके हैं। हो सकता है पुलिस को किसी और पर हमारा शुबा हो गया हो, लेकिन हमें मोहतात रहना पड़ेगा। रत्ना ने जवाब दिया। तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। वो कमरे से चली गई। मैंने थैले में से मैले कपड़े निकाल कर एक तरफ डाल दिए। इसके नीचे से दूसरे कपड़े निकाल लिए। कपड़े बदल कर जोगियों वाले कपड़े एक तरफ रख दिए। मालाएं और बेन भी इन्हीं कपड़ों में लपेट दिए थे। इतने में रत्ना मेरे और अपने लिए चाय लेकर आ गई। तुम्हारा तकिया कहाँ है और इनका क्या करना है? मैंने थैले पर हाथ मारते हुए कहा। तकिया तो ये रखा है। रत्ना ने पलंग पर रखे हुए तकिए की तरफ इशारा किया और मेरा ख्याल है तकिए की चीज़ें भी इस थैले में डालकर थैली को इस अलमारी में रख दिया जाए। मैंने मुड़कर देखा, वो अलमारी दीवार के अंदर बनी हुई थी जिसके आगे 2 फट वाला दरवाज़ा लगा हुआ था। तो फिर सब कुछ समेट कर थैला अंदर रख दो, मैंने कहा। नंदिनी को पता तो नहीं चला कि तुम्हारे इस तकिए में क्या है? नहीं, रत्ना ने कहते हुए अपना कप मेज़ पर रख दिया और तकिया उठाकर इसका गिलाफ खोलने लगी। मैं भी थैले में से फालतू कपड़े निकालने लगा। तमाम ज़ेवरात और नोटों की बंडल इन्हीं साड़ियों में अच्छी तरह लपेट कर थैले में डाल दिए गए। अलमारी के निचले खाने में कुछ बेकार और फालतू चीज़ें भरी हुई थी। रत्ना ने थैला इनके नीचे छुपा दिया और अलमारी बंद करके ताला लगा दिया। हजमी कफल था। इसकी चाबी रत्ना ने अपनी गिरबान में डाल ली और मुस्कुराती निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। बाहर चलकर बैठते हैं ताज़ा हवा में, मैंने अपना कप उठाते हुए कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर लॉन में बांस की खिंचियों की चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी। हम इन कुर्सियों पर बैठ गए। कई रोज़ बाद इस तरह आज़ाद और खुली फिज़ा में बैठे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बंगले के इर्द गिर्द का कंपाउंड करीबन 2 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल था। 4 दीवारी बहुत ऊंची थी। यहाँ हम इस लिहाज से भी महफूज थे कि हमें नहीं देखा जा सकता था। चाय पीने के बाद मैं उठकर टहलता हुआ पिछली तरफ आ गया। सामने की तरफ तो खूबसूरत लॉन था। पिछले हिस्से पर शायद ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। खुदरू घास और छोटी छोटी झाड़ियाँ फैली हुई थीं। एक तरफ बैरूनी दीवार के साथ बहुत बड़ा हिस्सा जंगले की तरह घिरा हुआ था। ये दरअसल पिंजरा था जो 20 फीट चौड़ा और 35 फीट लंबा था। इसकी बुलंदी अकबी दीवार के बराबर थी। इस पिंजरे के अंदर कई ऐसे पौधे भी थे जिनकी बुलंदी 7 फीट से ज़्यादा नहीं थी। 2 खूबसूरत मोर इस पिंजरे में टहल रहे थे। एक मोर ने पंख पूरी तरह खोले हुए थे, लेकिन हमें देखकर इसने पंख समेट लिए। इस तरफ अगरचे खुदरू घास और झाड़ियाँ बकसरत फैली हुई थी। ऐसी जगहों पर सांपों का खतरा होता है। राजस्थान में वैसे भी सांप बकसरत पाए जाते हैं, मगर जिस जगह मोर मौजूद हो सांप वहाँ से मीलों दूर रहता है। मोर को सांप का बदतरीन दुश्मन समझा जाता है। सांप मीलों दूर से मोर की बू सूंघ लेता है और इस तरफ का रुख नहीं करता। दोनों हिरन भी बड़े खूबसूरत थे और आज़ादी से घूम फिर रहे थे। खरगोश भी अगरचे 2 ही थे, मगर उन्होंने जगह जगह गड्ढे खोद रखे थे। नंदिनी को इस किस्म के जानवर पालने का शौक है, मगर खरगोशों से वो तंग आ गई है। शायद आजकल में इस जोड़ी को बेच दे, रत्ना ने कहा। खरगोश प्यारा जानवर है मगर खतरनाक भी, पूरे घर को खोद कर रख देता है, मैंने कहा और दरवाजे के करीब आकर रुक गया। दरवाजे के कुंडे में एक मोटा सा मुड़ा हुआ तार फंसा हुआ था। रत्ना ने वो तार निकाल कर दरवाज़ा खोल दिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।